साथ करेंगे। पटना से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में निवेश की बहार है। बिहार बिजनेस कनेक्ट का आज दूसरा दिन 46,300 करोड़ के निवेश का करार और कई कंपनियों के साथ एमओयू साइन किया गया। देश विदेश की कंपनियों से समझौता। बिहार में रोजगार की बहार आएगी। पटना के ज्ञान भवन में ये समझौता हुआ है। सन पेट्रो के साथ 36,700 करोड़ का एमओयू, एनएचपीसी के साथ 5,500 करोड़ का एमओयू, कोका कोला के साथ 3,000 करोड़ का एमओयू और श्री सीमेंट के साथ 800 करोड़ का एमओयू। वहीं हल्दीराम के साथ 300 करोड़ का एमओयू साइन किया गया और सभी के साथ एमओयू साइन कर लिया गया है, उसे एक्सचेंज किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार को भी शामिल होना था, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से वो आज इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए और उनके सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्ञान भवन की ये तस्वीरें हैं, जहां बिजनेस कनेक्ट में ये आज दूसरा दिन था। कल पहला दिन और आज दूसरे दिन 46,300 करोड़ के निवेश का करार किया गया। अलग अलग कंपनियों ने बिहार के साथ साझा व्यापार करने के लिए एमओयू साइन कर दिया है। ये पूरे बिहार को हम लोगों ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले समय में बिहार अपने देश में एक प्रमुख डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के तौर पर बिहार अपने आप को स्थापित कर सके। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बिहार की इस नई यात्रा में आप भी सहभागी बन रहे हैं। बड़ा अवसर है नए क्षेत्र में कदम बढ़ाने का। आज बिहार के अंदर अभी एग्रीकल्चर पर आधारित उद्योग का फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ आज हम नई फिल्म नीति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति जो वचनबद्धता है, जो उनकी सोच है कि विकसित भारत बनाना है, तो बिहार को विकसित किए बिना पूर्ण विकसित भारत नहीं बन सकता है। और बिहार में निवेश के समझौते पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा, जिस पर नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने पलटवार कर दिया है। नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकाल के समय की एक भी कंपनी का नाम बता दें जिसने निवेश में दिलचस्पी दिखाई हो। लालू जी के कार्यकाल में तो कंपनियां भाग जाया करती थी। वह काम तेजस्वी यादव उसकी वाहवाही लुटने आए। उनके समय में कुछ किया धरा रहता तब ना इसकी बात करते। आज जब इन्वेस्टर्स मीट हो रहा है, नीतीश मिश्रा का प्रयास है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार बिहार में फिर से संभावनाएं बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसका फिर से उसका श्रेय लेने का उनको हो रहा है। अरे उन्होंने कभी पता किया कि इन्वेस्टर्स मीट में हुआ क्या? कोई एक कंपनी का नाम बताते जो उनके समय में कार्यकाल में आया हो, उनसे चर्चा करके आया हो। अरे लालू जी या उनका परिवार के नाम पर तो अच्छी खासी कंपनियां भाग जाती हैं, उनको अंदाजा अभी तक नहीं है लगता बिहार का। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक देश एक चुनाव बिल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ओएनओई बिल के लिए जेपीसी का गठन। बीजेपी के भर्तृहरि मेहताब अध्यक्ष होंगी। जेपीसी में राज्यसभा से 12 सदस्य और बिहार से संजय झा भी उसके सदस्य बनाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश एक चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ओएनओई बिल के लिए जेपीसी का गठन किया गया है। बीजेपी के भर्तृहरि मेहताब अध्यक्ष इसके बनाए गए। जेपीसी में राज्यसभा से 12 सदस्य होंगे और बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार से संजय झा इसके सदस्य हैं। संविधान और अंबेडकर के अपमान पर संसद से सड़क तक संग्राम मचा हुआ है। गुरुवार को संसद के बाहर धक्का मुक्की की घटना के बाद आज भी सियासी पारा हाई है और एक दूसरे पर संविधान और लोकतंत्र की गला घोटने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी पर एनडीए सांसदों ने जमकर हमला बोला है। गिरिराज सिंह राहुल गांधी को अब तक का सबसे झूठा विपक्ष का नेता बताया गया। सड़क से संसद तक जारी गतिरोध के बीच आज अंतिम दिन भी कार्यवाही नहीं चली। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई और फिर 12 बजे जब राज्यसभा शुरू हुई तो कुछ ही देर के बाद राज्यसभा भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। देश की राजनीति में राहुल गांधी से अराजक और झूठा अभी तक कोई एलओपी नहीं बना होगा।
एक तो प्रताप सारंगी जी को धक्का दिया, गुंडागर्दी की, और दूसरा जब देख लिए कि उन पर एफआईआर होगा तो वो झूठ बोले। हमें तो आश्चर्य होता है खड़गे जी पर, जो इतने पुराने हैं, क्यों वो गलत बयानी कर रहे थे। लेकिन एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते जिस प्रकार उन्होंने हर किसी को धक्का देने का काम किया, आराम से वो जा रहे थे, कोई रोक नहीं रहा था। उसके बावजूद भी जब वो छठी सीढ़ी चढ़ गए और देखे कि कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, उस फ्रस्ट्रेशन के लिए उन्होंने जानबूझ के मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी को धक्का मार के गिराया। इतना ही नहीं, हमारी एक आदिवासी महिला सांसद के सामने ऐसे तनकर इतने घटिया ढंग से खड़े हुए जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राहुल गांधी दुर्भाग्य से संसद को और इस देश को अपने कांग्रेस पार्टी के जर खरीद गुलामों की तरह यह देश को समझ रहे हैं। उनको हर हालत में लोकसभा में माफी मांगनी चाहिए। और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी संसद के बाहर धक्का मार सियासत पर बयान दे दिया है। पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर असल मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी सियासत कर रही है। आप भी जान रहे बाबा साहब के अम्बेडकर को जिस तरह से अपमानित अमित शाह ने किया, उसको इस इशू को डाइवर्ट करने का एक षड्यंत्र है। अब देश की जनता बेवकूफ तो है नहीं कि जो ये पिक्चर दिखाएंगे वही पिक्चर देश की जनता देखेगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष नीतीश की यात्रा को फिजूल खर्ची बता रहा है तो सत्ता पक्ष के नेता पलटवार कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में यात्रा पॉलिटिक्स, सियासी माहौल भांपने की कवायद। आरजेडी के निशाने पर नीतीश की प्रगति यात्रा। बतौर सीएम नीतीश कुमार अपनी 15वीं यात्रा का आगाज कर रहे हैं। 23 दिसंबर से शुरू हो रही इस यात्रा को प्रगति यात्रा नाम दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आयोजित की जा रही इस यात्रा की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से हो रही है, जबकि 4 दिसंबर से तेजस्वी यादव पहले ही दर्शन यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। इन दोनों यात्राओं के जरिए जनता का मूड भांपने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी जी केवल सवाल पूछने वाले नेता बनते जा रहे हैं। कभी अपनी पार्टी का अतीत तो खंगाल लें। बिहार को क्या दिया है लालू जी और राबड़ी जी ने, ये भी बिहार की जनता को बता दें। हर बार सवाल खड़े करना, यात्रा, संवाद, कभी उन्होंने कोई यात्रा पूरी की है? हर यात्रा अधूरी छोड़कर निकले हैं। सुने कि टायर्ड और अचेत नायक रिटायर्ड अधिकारियों के साथ प्रगति यात्रा पर निकल रहा है। ये प्रगति यात्रा है कि दुर्गति यात्रा, पहले स्पष्ट कर दीजिए बिहार की जनता के सामने। संवाद यात्रा, जन संवाद यात्रा, जितना समस्या उठा, जितनी शिकायतें आपके पास आई, हल हुआ। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार की यात्रा के लिए कैबिनेट से 225 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नीतीश कुमार प्रगति यात्रा से पहले न्याय यात्रा, विकास यात्रा, धन्यवाद यात्रा, प्रवास यात्रा, विश्वास यात्रा, सेवा यात्रा, संपर्क यात्रा, निश्चय यात्रा, समीक्षा यात्रा, जल जीवन हरियाली यात्रा, समाज सुधार यात्रा और समाधान यात्रा कर चुके हैं। यही वजह है कि विपक्ष नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि नीतीश कुमार की यात्रा के लिए विकास का पैसा बहाया जा रहा है। संवाद के नाम पे डर गए हैं नीतीश कुमार। अब बिहार को दुर्गति करके प्रगति यात्रा पे निकल रहे हैं कि 20 सालों में उन्होंने बिहार को कितना दुर्गति किया है, तब वो प्रगति देखेंगे नीतीश कुमार जी। दुर्गति तो आप इतना किए हैं कि अब महिला संवाद के नाम पे भी डर लग गया है। आपने ही महिला संवाद नाम दिया था 225 करोड़ रुपया खर्च करके। सरकारी यात्रा अगर तय होता है उसको तरीके से तय किया जाता है।
अभी तो कुछ लोग कह रहे थे कि यात्रा खत्म हो गया, यात्रा ही नहीं निकलेगा, लेकिन यात्रा पे निकल रहे हैं और बड़ा अच्छा यात्रा होगा। अच्छे तरीके से प्लानिंग किया गया है सरकार की ओर से और पूरा फीडबैक लिया जाएगा। जो नीचे स्तर पर जो फीडबैक है उस फीडबैक को अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी लेंगे और ये यात्रा पहले की जितनी यात्रा थी उससे भी ज्यादा सफल है। और आइए अब एक झलक नीतीश कुमार के प्रोग्राम पर भी डाल लेते हैं। नीतीश कुमार यात्रा के पहले चरण में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 5 जिलों की यात्रा करेंगे। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण में रहेंगे। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी रहेगी। 26 दिसंबर को नीतीश कुमार की यात्रा शिवहर और सीतामढ़ी में होगी। 27 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई। 28 दिसंबर को वैशाली में पहले चरण की यात्रा का समापन हुआ। यानी नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जहां अगले विधानसभा चुनावों को लेकर उनका भविष्य तय होना है। अगली खबर भागलपुर से, जहां के नाथनगर थाना क्षेत्र के मथुरापुर गांव में मारपीट के मामले में जांच के लिए पुलिस मारपीट के पहुंची आरोप लगा रही है और पीड़ित परिवार ने ये बताया कि रात में पुलिस पहुंची और 8 महीने पहले दर्ज मामले के बारे में पूछताछ करने लगी। इस दौरान पुलिस पर गाली गलौज देने और मारपीट करने के आरोप लगे। पुलिस ने बेल की कॉपी नहीं देने पर 2 लोगों की बुरी तरह पिटाई की। सभी घायलों का मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिना कसूर यार मारे दल का कागज यहाँ दे रहे सड़क है भाई, दूसरा अभी काम करता है या भागलपुर से मजदूरी कर। हाँ कागज से बस फॉर्म बस निकलने चलिए कागज निकाले कि मंजगो छे देखिए नेसनी जाए आबे छे कागज दले कहाँ दले छे बस निकल लिया बस एकरो भाइयों से लंग खोजैले ओकरो मार लगे। और किशनगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां देर रात लगी भीषण आग, 10 घर जलकर खाक हो गए, लाखों के सामान का नुकसान हुआ। आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं। 4 परिवार के घरों में आग लग गई। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग कर दी है। पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। किशनगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लाखों की संपत्ति के नुकसान की खबर है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह रूप से लगी हुई है और तस्वीरें बयां कर रही है कि आग को काबू में करने के लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। तो दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। 10 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। बढ़ते आगे, अगली खबर समस्तीपुर से, जहां के ताजपुर थाना क्षेत्र के LKBD कॉलेज परिसर में 2 छात्रों के साथ मारपीट हुई। स्कूल के ही कुछ छात्रों ने जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना में दोनों छात्र गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए समस्तीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार LKBD कॉलेज में स्नातक प्रथम खंड के पहले सेमेस्टर की परीक्षा चल रही थी। परीक्षा के बाद कुछ छात्रों ने लाठी डंडे से अचानक हमला कर दिया, जिसके बाद पूरा कॉलेज परिसर रणभूमि में बदल गया। पुलिस वीडियो के जरिए आरोपी छात्रों की पहचान कर कार्रवाई में जुटे हुए है। उस दिन हम परसों को आ रहे थे, जैसे गेट से परीक्षा देकर निकले, फिर उसके बाद 2 लड़का मिलकर मुझे मारने लगा बेफालतू। कहा कि चैट कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। हम कुछ करवे नहीं किए हैं, तो कहा कारण क्या था? वही तो हम भी नहीं जानते हैं क्या कारण था, अपना आप से मारने लगा। कहाँ का वो लड़का से? कुछ आहार का है, कुछ चकैदर का है। पहले से कोई विवाद नहीं चल रहा? नहीं, हम कुछ नहीं जानते इसके बारे में। सिस्टर को लाने के लिए वहाँ पर एक ठो लड़का आया और रजनीश नाम का लड़का, वो जो कि मेरा भाई है, उसको मारने लगा था। 2 दिन पहले भी मारा था और उस दिन भी आया था और ऑटोमेटिक वहाँ पर ग्रुप में आया और मारने लगा। अच्छा। पीछे से आके हमें स्टील पे माइंड पे मारा स्टील से। उसके बाद हम बेहोश, रॉड था, स्टील का रॉड था, वहीं पर हम बेहोश हो गए थे। वहीं दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चर्चित कंकाली मंदिर के मुख्य पुजारी राजीव झा हत्याकांड मामले में मुख्य गवाह और उनके बेटे आयुष वैभव को सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। बीते दिनों कुछ अपराधियों ने हत्या की मंशा से आयुष वैभव को गोली मार दी थी। पीड़ित परिवार की तरफ से काफी गुहार लगाए जाने के बाद आखिरकार पुलिस की तरफ से सुरक्षा दे दी गई है।
मंदिर के मुख्य पुजारी की हत्या के बाद उनके बेटे पर भी जानलेवा हमला किया गया। हमला के बाद परिवार लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा था। इससे पहले सुरक्षा दिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा हटा लिया गया था। और आज जब न्यूज़ 18 भी इसे प्रमुखता से दिखाया कि परिवार जो गुहार लगा रहा था कि उनका जो बेटा है उसकी भी हत्या कर दी जाएगी, उनकी आशंका थी, जिसको लेकर सुरक्षा की मांग की जा रही थी। और आखिरकार दरभंगा पुलिस के द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करा दिया गया। हमारे साथ खुद आयुष वैभव हैं, जिन पर जानलेवा हमला किया गया था। हम उन्हीं से जान लेते हैं कि अभी क्या सुरक्षा उपलब्ध हुआ आपको। जी सर, सुरक्षा उपलब्ध हो चुका है जी, लेकिन डर तो बना ही हुआ है। जिसने गोली मारी थी वो अभी तक, उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और अभी भी खुला है, तो डर बना ही हुआ है। तो वो भी जल्द से जल्द अंदर चला जाए तो एक हो जाए, एक राहत मिलेगा। सुरक्षा में क्या मिला हुआ? आपको भी गार्ड है, परिवार के लिए भी है? हाँ क्या? हाँ, एक मतलब परिवार के लिए भी है, एक और एक मतलब मेरे लिए भी है सुरक्षा में। जो अपराधी इन पर जानलेवा हमला किया था उनकी गिरफ्तारी की मांग आयुष वैभव कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही फैसला सुनाने वाला है। और कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए तीनों जो जमानत पर बाहर थे उन्हें जमानत रद्द करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है। महिला की हत्या मामले में नया मोड़। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका। गैंगरेप की घटना से पुलिस का इनकार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। साहेबपुर कमाल में ये शव मिला था। गुरुवार की शाम शव मिला। एम्बुलेंस ड्राइवर है महिला का पति। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं। महिला की हत्या में एक नया मोड़ आया है। गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। और कल तक दवाओं की कमी से जूझ रहे बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को दवा की किल्लत नहीं हो रही। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आंकड़ा भी जारी किया था, जिसमें देश भर में मुफ्त दवा वितरण में बिहार टॉप पर है। न्यूज़ 18 की टीम जब पीएमसीएच पहुंची तो ओपीडी में 182 और आईपीडी में कुल 378 प्रकार की दवा उपलब्ध थी। पीएमसीएच के अधीक्षक का दावा है कि अब इमरजेंसी की दवा के लिए मरीजों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त में दवा वितरण मामले में पूरे देश भर में बिहार टॉप पर है। ऐसे में सूबे के सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच की क्या स्थिति है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं। क्योंकि पीएमसीएच में ओपीडी का वक्त है और ओपीडी के साथ साथ आईपीडी में बराबर शिकायतें मिलती थी कि दवा नहीं मिलती है। ऐसे में हम जानने के लिए पहुंचे हैं और देखिए लंबी कतार लगी हुई है। मरीजों की जो कतार है हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ओपीडी में किस प्रकार से जो मरीज इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं वो दवा काउंटर पर अभी किस प्रकार से कतार में लगकर दवा ले रहे हैं और जो यहाँ पर कर्मी हैं सभी तत्पर नजर आ रहे हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पहले जो है सो 250 के आसपास दवा मिल रहा था, लेकिन अभी जो है सो ओपीडी में 183, 182, 183 करीब करीब मिल रहा है और टोटल जो है सो 378 इंडोर आउटडोर ओटी कंज्यूमेबल सब मिला के 378 ड्रग्स मिल रहा है। जो हमको लगता है कि पटना मेडिकल कॉलेज में सबसे ज्यादा, हर मेडिकल कॉलेज में जो दवा मिल रहा है उससे सबसे ज्यादा पटना मेडिकल कॉलेज को ही दवा मिल रहा है। मैक्सिमम चीज हमारे यहाँ मिल जा रहा है और हम समझते हैं कि अगर जो नहीं रहता है तो हम लोग बीएमआईसीएल से बात करते हैं, आशीष वगैरह वहाँ जो लोग हैं, और वो तुरंत उपलब्ध भी कर, घट जाता है तो तुरंत उपलब्ध भी करा देता है। तो ओपीडी का क्या रेशियो है आपका? अभी कितने मरीज ओपीडी में? अब 2000 से 3000 के बीच में मरीज आता है। और आपके माध्यम से एक और चीज मैं अनाउंस करने जा रहा हूं, जब है ही आप, अभी हम व्यवस्था करने जा रहे हैं। उस व्यवस्था में जो हमारे यहाँ डायलिसिस 30 मरीज का पर डे होता है लगभग, तो 30 मरीज का हम ऐसा व्यवस्था करने जा रहे हैं 2-4-5 दिन के अंदर कि एक भी पैसा का दवा उनको नहीं लाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अधीक्षक जानकारी दे रहे थे कि अब जो भी कमियां हैं उसे 2 से 3 दिनों में दूर की जाएगी। यानी डायलिसिस के जो मरीज हैं जो बाहर से दवा खरीदते रहे हैं, अब 2 दिन बाद जो डायलिसिस के मरीज हैं उनके लिए भी दवा आपूर्ति यहां पर हो जाएगी और उसके बाद जो है यहीं पर दवा उपलब्ध कराई जाएगी। तो कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।